नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। क्या आपने सियासत में कभी रॉकेट लॉन्चर को धुरी बनते देखा है? भले आपको जवाब ना में हो, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। आज यूपी में कुछ ऐसा ही हुआ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मंत्रियों के विदेश दौरे पर अब तक का तीखा तंज किया। इसके लिए उन्होंने रॉकेट लॉन्चर वाली एक ऐसी तस्वीर का इस्तेमाल किया जो विदेशों में निवेशकों को लुभाने गई सरकारी टीम की तरफ से जारी की गई थी। बस क्या था, इधर अखिलेश ने हमला बोला, उधर भाजपा की तरफ से मोर्चाबंदी तेज हो गई। बवाल बढ़ा तो जर्मनी से जवाब आया। सरकारी प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंत्रियों ने फ्रैंकफर्ट तक से पलटवार किया। भाजपा के सांसदों ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। सबने मिलकर कहा कि खुद अपनी सरकार में निवेशकों को यूपी में ला नहीं पाए, इसलिए हमेशा हताशा में ऐसे तंज कर रहे हैं। आखिर सियासत के सेंटर में आई इस रॉकेट लॉन्चर पॉलिटिक्स की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी हर चुभने वाली बात मैं आपको बताऊंगा और करूंगा इसका पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। यूपी सरकार फरवरी में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। अभी महीना दिसंबर का ही है, शीतलहर जोरों पर है, लेकिन सियासत का कोई मौसम नहीं होता और नेता टाइमिंग अपने लिहाज से तय करते हैं। यही वजह है कि मंत्रियों के विदेश दौरे पर सपा चुभते हुए तंज कर रही है। अखिलेश यादव को पता है कि दौरे पर दर्जन भर से ज्यादा मंत्री हैं और इस एक मुद्दे पर निशाना साधने का मतलब है सरकार की नीयत को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर देना। लेकिन योगी सरकार के तमाम दिग्गज भी तैयार बैठे थे। वो रॉकेट लॉन्चर वाली इस पॉलिटिक्स पर तेजी से हिसाब बराबर करते दिखे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर यूपी में गरमाई सियासत। मंत्रियों के विदेश दौरे पर अखिलेश का मोमबत्ती महायुद्ध। जो भी आया है वो अखिलेश यादव जी के समय का जो एमओयूज हुए थे, उसमें पहली किस्त तब आ गई थी, दूसरी किस्त आ गई। सपा के लोकल अटैक पर योगी के मंत्रियों का वोकल जवाब। लखनऊ में तंज, जर्मनी से जवाबी चैलेंज। निवेदन करूंगा कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी किसी न किसी देश का दौरा करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी देश में जाकर वहां से इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को आमंत्रित करें। योगी सरकार के निवेश निमंत्रण पर राजनीतिक जंग। कहाँ है व्यवस्था जब कानून व्यवस्था है नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर आप पे काम नहीं करना चाहते। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपका 7 दिन में टूट जाता है। आप पे भरोसा कौन करेगा पैसा लगाने के लिए? अखिलेश मायावती किसी की सरकार में इन देशों से कोई निवेश आया तब तो ये कहा जाता था कोई कानून का राज्य नहीं है, अपराधियों की सरकार है, बिजली नहीं मिलती थी। अखिलेश का पिक्चर अटैक। भाजपा सपा में रॉकेट लॉन्चर संग्राम। बात तो चुभेगी। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को लेकर योगी सरकार के मंत्री अधिकारी विदेश दौरे पर हैं, जिस पर अखिलेश यादव के एक ट्वीट में सियासत में संग्राम छिड़ गया। दरअसल अखिलेश यादव ने अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के स्वीडन दौरे की तस्वीरें शेयर की कर निवेश के योगी सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा,
कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर भाजपा आक्रामक है। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार के मंत्री ग्लोबल उड़ान पर हैं और इसी पर अब सियासी सवालों का तूफान उठ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बोला है, सबसे बड़ा हमला। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी सरकार दुनिया भर के निवेशकों को न्योता भेज रही है। इसी कड़ी में राज्य के मंत्री तमाम देशों का दौरा कर रहे हैं, बड़ी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, उन्हें यूपी में निवेश के फायदे बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए इन तमाम कोशिशों पर कागज पर मोमबत्ती वाला तंज किया है। योगी सरकार के मंत्रियों के निवेश वाली इसी ग्लोबल उड़ान पर एक तस्वीर शेयर कर अखिलेश यादव ने सवाल दागा है। अखिलेश यादव ने जो तस्वीर शेयर की है वो स्वीडन की है और इस तस्वीर में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल एक गन को हाथ में लिए हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, दिखावटी निवेश से यूपी का विकास नहीं होगा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। कागज पर मोमबत्ती वाला ये तंज योगी सरकार के मंत्रियों को चुभ गया। 7 समंदर पार से अखिलेश पर सीधा पलटवार हुआ। माननीय अखिलेश जी का बयान निंदनीय है। हम जानते हैं माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं और इससे तो बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दरअसल निवेशकों को न्योता देने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और संजय निषाद ने अर्जेंटीना का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नीदरलैंड के दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और आशीष पटेल जापान में हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सिंगापुर में। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी भी स्वतंत्र देव सिंह के साथ सिंगापुर दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अमेरिका दौरे पर हैं, जबकि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल स्वीडन के दौरे पर हैं। सपा के तीखे हमले पर पलटवार में तमाम मंत्रियों ने जरा भी देर नहीं की। बिना दुनिया के साथ एक साथ मिलकर बिना इंडस्ट्री लगाए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता है। ऐसे समय में नेता विपक्ष का बयान ये बचकाना हरकत पैदा करता है। दरअसल यूपी सरकार का दावा है कि स्वीडन से 15,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि रिटेल स्टोर्स, मॉल और फिल्म सिटी में निवेश के लिए कंपनियां तैयार हैं। दावा ये भी है कि स्वीडन की प्रमुख हथियार कंपनी साब यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए तैयार है। मुख्य विपक्षी पार्टी इसी पर सवाल उठा रही है और बता रही है कि प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसके MOU अखिलेश यादव की सरकार में साइन हुए थे। ये 6वां साल है, पहला नहीं है। कई इन्वेस्टर समिट हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से चलिए और दिल्ली तक बताइए कौन सा विदेशी इन्वेस्टमेंट से आगे एक संस्था या फैक्ट्री बनी हुई खड़ी हुई है। जो मोबाइल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आया है, जो भी आया है, वो अखिलेश यादव जी के समय का जो MOUs हुए थे उसमें पहली किस्त तब आ गई थी, दूसरी किस्त आ गई है। जिसने जमीन ले ली, एक किस्त लगा दी, वो तो दूसरी किस्त लाएगी, लेके अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगा ही। योगी सरकार फरवरी में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जता रही है। ऐसे में अखिलेश यादव और सपा नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवाल योगी सरकार के मंत्रियों को तीर की तरह चुभ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का पुराना चश्मा है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के ज़माने में जो चश्मा था, उसी चश्मे से वो नई सरकार को भी देखते हैं। नया सरकार आज बदलाव लाई हुई है और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से लेकर के आम आदमी को एक बेहतर सुरक्षा, संरक्षण और उनके लिए योजनाओं को पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। ये अखिलेश को ये बात नहीं कहनी चाहिए। अखिलेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे। जो मंत्री गए हैं प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, प्रदेश को आगे
ले जाने की बात कर रहे हैं तो उसमें उनको सहयोग करना, उन्हें नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। देखिए ये कुछ चुनाव नहीं है कि हम उल्टा भाषण दे रहे हैं, विपक्ष में सही बात को भी उल्टी कह रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि अखिलेश के राज में यूपी से निवेशकों ने तौबा कर दी थी, इसी वजह से वो ऐसा तंज कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है और माननीय अखिलेश जी के पीरियड में ये सच है कि कोई निवेश नहीं हुआ, चूँकि कानून व्यवस्था बहुत ख़राब थी, बिजली नहीं आती थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज उद्योगपति को लगता है कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया कोई डेस्टिनेशन नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, 24 घंटे बिजली आने लगी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। साफ है उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर सियासत का मोर्चा खुल गया है। पक्ष या विपक्ष दोनों ओर से लगाए जा रहे आरोपों की उड़ान ग्लोबल है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निवेश पर वार पलटवार के बीच सबसे ज्यादा चर्चा कार्ल गुस्ताफ M4 नाम के उस रॉकेट लॉन्चर की है जिसकी तस्वीर को अखिलेश यादव ने सुर्खियां बना दिया। दरअसल ये एक स्वीडिश डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक लाइट वेट डिफेंस सिस्टम में होती है। दरअसल कार्ल गुस्ताफ M4 पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर है जिसके जरिए 10 तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। कार्ल गुस्ताफ M4 की रेंज 1500 मीटर है। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए दुश्मन के टैंक और बंकरों को आसानी से उड़ाया जा सकता है। इसे भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है। यूपी के दो मंत्रियों के कंधे पर जो रॉकेट लॉन्चर है जिसकी तस्वीर पर यूपी में छिड़ा है चुभने वाला सियासी संग्राम, आखिर उसकी कहानी क्या है, उसकी ताकत क्या है और क्या है यूपी में इसके निर्माण वाले निवेश प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। इसे समझने की शुरुआत में सबसे पहले आप इसका नाम जान लीजिए। नाम है कार्ल गुस्ताफ M4। दुनिया का अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम। इससे दागे जाते हैं रॉकेट जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के टैंक और बंकरों के परखच्चे उड़ा देते हैं। स्वीडिश कंपनी साब के इस अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को अमेरिका और भारत की सेना समेत कुल 15 देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। अब साब ने इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में बनाने की ख्वाहिश जताई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कोशिश इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले भावी निवेश को अपनी तरफ खींचने की है। कार्ल गुस्ताफ M4 को कंधे पर लिए ये हैं यूपी के PWD मंत्री जितिन प्रसाद और ये है औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी। दोनों सीनियर मंत्रियों ने स्वीडिश कंपनी के प्रतिनिधियों को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता देते हुए ये भरोसा दिलाया कि यूपी में निवेश सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है। आपको यूपी में डिफेंस सेक्टर में निवेश की संभावनाओं और सियासत के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर की खासियत बता दें। आखिर दुनिया भर में इसकी इतनी चर्चा क्यों है? कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर का 2 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इससे रॉकेट भी दागा जा सकता है जबकि इसे गन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी टैंक और एंटी बंकर हथियार है। इसकी रेंज करीब 1500 मीटर की है। कार्ल गुस्ताफ M4 1 मिनट में 6 राउंड गोले दाग सकता है। इसमें 10 तरह के विस्फोटक और हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी लंबाई सिर्फ 37 इंच है जबकि वजन है 6 किलो 600 ग्राम। इसे कंधे पर रखकर टैंकों को ध्वस्त किया जा सकता है। मतलब दुर्गम इलाकों में भी कार्ल गुस्ताफ M4 को आसानी से ले जाया जा सकता है। भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे इस रॉकेट लॉन्चर की दुनिया भर में बड़ी मांग है। दिलचस्प बात यह है कि कार्ल गुस्ताफ M4 की निर्माता कंपनी साब ने पहले किसी भी देश में हथियार निर्माण के लिए निवेश नहीं किया है। स्वीडन के अलावा साब की किसी दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ऐसे में अगर स्वीडिश कंपनी ने भारत में निवेश की इच्छा जताई है तो देश की सुरक्षा के नजरिए से इसे एक शुभ संकेत माना जा सकता है। यूपी सरकार इसे अपने यहाँ निवेश का बड़ा मौका मान रही है, जिसके लिए साब को भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता दिया गया है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताता हूं कि आखिर मंत्रियों के विदेश दौरे को सपा बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है। आखिर क्या वजह रही कि खुद अखिलेश यादव ने निवेश के इस मुद्दे पर चुभने वाली सियासत से परहेज नहीं किया। लोकल फॉर ग्लोबल सियासत। जी हां, योगी सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे रहना मकसद है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का टारगेट है। निजी क्षेत्र में लाखों युवाओं के रोजगार के रोडमैप पर काम हो रहा है। निवेश सारथी पोर्टल के जरिए भी निवेश के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। दुनिया के 20 देशों में से 16 मंत्रियों का दौरा है। रोड शो, निवेश प्रोत्साहन बैठक के जरिए यह पहल की जा रही है। दुनिया भर के निवेशकों के सामने यूपी में निवेश के फायदे गिनाए जा रहे हैं। 18 नवंबर से शुरू हुआ दौरा 20 दिसंबर तक चलने वाला है। अखिलेश यादव की कोशिश योगी सरकार को नाकाम बताने की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को नकल बताया। सपा का दावा है योगी सरकार के राज में निवेश नहीं आया और भाजपा का दावा है कि अखिलेश कुछ नहीं कर पाए। निराशा में अखिलेश यादव इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार एमओयू साइन कर रही है उससे उत्तर प्रदेश में बड़ी निवेश की संभावनाओं की तरफ बढ़ता हुआ कदम भी देखा जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद आज पहली बार अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे। अखिलेश यादव करीब 4 घंटे तक पार्टी के मुख्यालय में रहे। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं से एक-एक कर मुलाकात की। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं में निकाय चुनाव के लिए टिकट मांगने वालों के कई दावेदार भी थे। अखिलेश यादव ने इन सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जुटने के निर्देश दिए, लेकिन उनकी अगली रणनीति खामोशी भरी है। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। ये चुप्पी तब और भी खास हो जाती है जब उन्होंने चाचा शिवपाल को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी देने का पहले से ऐलान कर रखा। हफ्ते भर बाद अखिलेश यादव लखनऊ के पार्टी दफ्तर पहुंचे तो यहां कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया। वक्त निकाय चुनाव की तैयारियों का है और जारी है टिकट मांगने की होड़। ऐसे में अखिलेश के पार्टी मुख्यालय पहुंचते ही यहां गहमा गहमी बढ़ गई। अखिलेश यादव करीब 4 घंटे तक सपा मुख्यालय में रहे। इस दौरान उन्होंने एक-एक कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष ने निकाय चुनाव में पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की। अखिलेश यादव से यहां मिलने आए सपा कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या टिकट के दावेदारों की थी। अखिलेश यादव ने सभी को निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। मैनपुरी उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव पहली बार जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो आज तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। इसमें टिकटार्थी भी शामिल थे जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तकरीबन 4 घंटे तक अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में ही मौजूद रहे और तमाम सारे कार्यकर्ताओं से अलग अलग जिलों से आए जो टिकट मांग रहे थे आवेदक, उनसे उन्होंने मुलाकात की, जाना, पूछा, खुद एक-एक से बायोडाटा लिया है और तमाम सारी चीजें पूछी है। हालांकि निकाय चुनाव की तारीखों पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, जिस पर सपा ने योगी सरकार पर चुभने वाला आरोप लगाया है। जो परिस्थितियां हैं उसमें लग रहा है कि सरकार चुनाव लड़ना नहीं चाहती। सारे प्रमुख सचिव बाहर हैं, मंत्री बाहर घूम रहे हैं। जो प्रस्तावित कर रहे हैं वो इन्वेस्टर समिट, वो चुनाव के समय की है। तो ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और हम चाहते हैं कि सारे लोगों को उनका हक हिस्सा मिले, सबको को समायोजित करके समाज में जो एक संरचना है उसके हिसाब से लोगों को लड़ने का मौका मिले। अच्छे उम्मीदवारों को पार्टी लड़ाती रही है, लड़ाएगी। वहीं भाजपा ने कहा है कि सपा की उम्मीद पूरी नहीं होने वाली। निकाय चुनाव में सपा के गढ़ में भी भाजपा ही जीतेगी। जहां नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव है तो ये स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जितने भी नगर निकाय के चुनाव होंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। देखिए, बात ठीक है रही है, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी से चुनाव लड़ाएंगे और जीतेंगे। भले ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अटका हुआ हो और सबकी नजर हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की सुनवाई पर टिकी हो, लेकिन सियासी दल अपनी तरफ से माहौल में लगातार गर्माहट भर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
रात वाराणसी में हिंदुत्व गर्जना की। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिल संगमम में शिरकत की। काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए महीने भर पहले पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पीएम ने उद्घाटन किया था तो गृह मंत्री ने इसका समापन किया। तमिलनाडु से जुड़े इस बड़े आयोजन को 2024 चुनाव के लिए भाजपा की उत्तर दक्षिण राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। महीने भर चला ये उत्सव जब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचा तो यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम दिखा। समापन समारोह के खास मेहमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। बीएचयू हेलीपैड पर सीएम योगी ने उनकी अगवानी की। यहाँ से शाह तमिल संगमम पहुंचे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस संगमम का मकसद काशी और तमिलनाडु के बीच के सांस्कृतिक और पारंपरिक जुड़ाव को और मजबूत करना रहा है, जिससे भारत की प्राचीन शिक्षा और ज्ञान के बीच समझदारी और भी मजबूत हो। ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को काशी में तमिल संगमम का उद्घाटन किया था। महीने भर में इस संगमम में दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके जरिए तमिलनाडु और काशी के प्राचीन संबंधों से आम लोगों को रूबरू करवाया गया। खासतौर पर जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ कला, संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तमिलनाडु भी इन सभी समानताओं को लेकर के कला, संस्कृति, ज्ञान की उस प्राचीनतम परंपराओं का नेतृत्व करता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इस संगमम की पहल की थी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि भी समापन समारोह में मौजूद थे। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक साझेदारी के लिए इस आयोजन को बेहद खास बताया। हजारों साल पुरानी काशी और तमिलगम का जो संबंध रहा है, घनिष्ठ गहरा संबंध रहा है, कुछ जो जिस संबंध को अंग्रेजी काल से भूमिल करने का प्रयास किया गया था, उसे यह पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने मिलकर तमिल संगमम के सारे कार्यक्रम तय किए थे। इस संगमम में पहुंचे लोगों ने वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में हर हर महादेव की जयकार की। उन्होंने बार बार शिव का जिक्र किया। शिव और राम के संबंधों की मंच से चर्चा हुई और इसके साथ ही काशी और तमिलनाडु के प्राचीन संबंधों के जरिए हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र आया। अमित शाह ने आज काशी में जो कुछ कहा उसके हर शब्द पर सियासी विश्लेषकों की नजर थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर हुए इस कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार ने दक्षिण भारत तक बड़ा संदेश पहुंचाया है। ये संदेश उस यूपी से दिया गया जहां अयोध्या है और मकसद रामेश्वरम तक हिंदुत्व हुंकार को पहुंचाने का था। ऐसा तब हुआ जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा पर है। काशी की धरती से ये भाजपा की हिंदुत्व हुंकार है। काशी और तमिलनाडु के हजारों साल पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा उसे 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के मिशन दक्षिण से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका केंद्र पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को बनाया गया है। मित्रों, भारत अनेक संस्कृतियों से बना हुआ देश है। अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक कलाएं, मगर सबके बीच में
ये संस्कृति, भाषा, कला, बोलियां, व्याकरण, सभ्यताएं, इस सब के बीच में बारीकी से देखे तो उसकी आत्मा एक है और वो भारत की आत्मा है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद कई बार ऐसा समय आया जब देश को सांस्कृतिक तौर पर तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन लंबे समय से हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। ऐसी कोशिश लंबे समय बाद पीएम मोदी ने की है। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है, क्योंकि ये प्रयास आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, काफी सालों तक नहीं हुआ। एक लंबे गुलामी के कालखंड ने हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी विरासत की विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी के लोगों को खास तौर पर धन्यवाद दिया। काशी वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तमिलनाडु से आए हुए हमारे तमिलनाडु के सभी भाई बहनों का 2 लाख से ज्यादा काशी वासियों ने यहाँ उपस्थित रहकर मन से जो स्वागत किया है, आज तमिलनाडु वाले काशी को कभी भूल नहीं सकते। 2024 के चुनाव के लिए इस बार भाजपा ने तमिलनाडु से लेकर केरल तक भगवा लहराने की बड़ी योजना तैयार की है। पार्टी की कोशिश अगले चुनाव में राम राज्य के प्रतीक अयोध्या और भगवान शिव की नगरी काशी को केंद्र में रखकर एक ऐसा राजनीतिक विमर्श गढ़ने की है जिसके जरिए वो राष्ट्रवाद को चुनावी संग्राम का केंद्र बना सके, और काशी से इसके बड़े संकेत दे दिए गए हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात पीएम मोदी के यूपी उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों से संवाद की। आज पीएम मोदी ने यूपी और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों को अपने घर बुलाया, उनके साथ चाय पर अनौपचारिक चर्चा की। इसे मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे भाजपा सांसदों के लिए पीएम मोदी का मनोबल बढ़ाने वाला बूस्टर डोज माना जा रहा है। इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यसभा सांसदों को जनता से जुड़ने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभार जनता के बीच जाने की जगह बार बार लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत करते रहिए, संदेश साफ। दिल्ली में यूपी उत्तराखंड के सांसदों के साथ पीएम मोदी की खास बैठक सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाली साबित हो रही है। यूपी और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों की पीएम मोदी से ये खास मुलाकात प्रधानमंत्री निवास पर हुई। चाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अनौपचारिक बातचीत की और इस दौरान उन्हें खास मंत्र दिया। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, जनता के साथ लगातार संपर्क में रहें। सिर्फ चुनाव आने पर जनता से संपर्क बढ़ाने की बजाय नियमित तौर पर जनता के बीच जाएं और उनकी बातें सुनें। और वो जलपान पर इसलिए बुलाया था, इसी तरह से हम लोग भी अपने क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को बुला के इस तरह बात करें, चर्चा करें, लगातार मिलें। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये भी निर्देश दिया 50 साल से ऊपर वालों को रेगुलर अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप पार्टी का भी स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। तो इस तरह की बात अपनी इनफॉर्मल मीटिंग। पीएम मोदी की इस चाय पर चर्चा में उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद थे। एबीपी गंगा से खास बातचीत में नरेश बंसल ने बताया कि आखिर पीएम मोदी ने इस अनौपचारिक मुलाकात में क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि हमने जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उसकी सेवा करें और पार्लियामेंट में अपनी स्किल बढ़ाएं। सबसे मिलते हैं, मिलने जुलने का वो था, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं था। उन्होंने सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, सबको अपना काम पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कहने को ये बैठक अनौपचारिक और सिर्फ मेल मुलाकात तक सीमित थी, लेकिन मिशन 2024 को लेकर इसे पार्टी नेताओं के लिए जोश बढ़ाने वाला बूस्टर डोज माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, राहुल गांधी के तेवर और आक्रामक होते जा रहे हैं। जयपुर की जमीन से राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर चुभने वाला हमला बोला। राहुल गांधी ने तवांग में चीनी सेना और भारतीय सैनिकों में झड़प के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार सोने वाली सरकार है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर 2024 के चुनाव में भाजपा को कोई पार्टी चुनौती दे सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में हुंकार भरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कुछ मित्र कहते थे कि हिंदी बेल्ट में यात्रा को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मिला और इस यात्रा का मैसेज बहुत अच्छा गया। इसके बाद राहुल ने अगले आम चुनाव में भाजपा को हराने का ऐलान कर डाला। हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल से जब कांग्रेस में गुटबाजी पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा नहीं रखती, हम सबकी बात सुनते हैं। हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है, तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा हमला चीनी सेना के साथ तवांग में भारतीय फौज की झड़प को लेकर बोला। उन्होंने मोदी सरकार को सोने वाली सरकार करार दिया। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। राहुल गांधी के इस तीखे हमले पर भाजपा भड़क गई। पार्टी के सांसद विनोद सोनकर ने राहुल पर बेहद चुभने वाला हमला बोला। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी कुछ बोलने से पहले ये जरूर सोच लें कि 1962 में चाइना से इस देश के सैनिक नहीं हारे थे, उस देश का उस समय का नेतृत्व हारा था, उसकी नीतियां हारी थी। अगर इस पे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में 14 से लेके अब तक आपने देखा होगा, माँ भारत के आन बान और शान में जिसने गुस्ताखी की उसको हमने घुस के मारा है। अच्छा होता राहुल गांधी जवाब देते। जब बांग्लादेश और बर्मा जैसे छोटे छोटे देश के सैनिक आते थे, बीएसएफ के जवानों का सर काट के ले जाते थे, और यहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार चुप बैठी रहती थी, मौनी बाबा की सरकार चुप रहती थी। राहुल गांधी पर भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 50 साल की उम्र में भारत को जानने निकले राहुल गांधी सच्चाई से अब भी अनजान हैं। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। साफ है कि राहुल गांधी के ताजा बयान पर छिड़ा संग्राम थमने वाला नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी की लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। ईडी ने मुख्तार अंसारी से 2005 में जेल जाने से पहले विदेश यात्राओं को लेकर सवाल किए, खासकर दुबई यात्रा को लेकर उससे पूछताछ हुई। मुख्तार से पूछा गया कि उसने कितनी बार खाड़ी देशों की यात्रा की थी। ईडी ये जानने की कोशिश में है कि पुरानी यात्राओं के दौरान वो किन किन लोगों से मिला, और ये मामला हवाला लेन देन का तो नहीं है। ईडी की कस्टडी में मुख्तार अंसारी से सवालों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल ईडी जानना चाहती है कि 2005 में जेल जाने से पहले मुख्तार कितनी बार विदेश गया, खाड़ी के किन देशों की यात्रा की,
दुबई जाने का मुख्तार का मकसद क्या था? मुख्तार अंसारी दुबई में कितने दिनों तक रहा? दुबई में उसकी मुलाकात किन किन लोगों से हुई? बीते 3 दिनों में ईडी की पूछताछ इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रही है। बताया जा रहा है कि ईडी को मिली जानकारी के मुताबिक हज के लिए सऊदी अरब जाते वक्त मुख्तार अंसारी दुबई गया था। अब ईडी ये जानने की कोशिश में है कि मुख्तार अंसारी हज के बीच में दुबई क्यों गया था, आखिर मकसद क्या था? ईडी के इस सवाल पर मुख्तार लगातार एक ही बात कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं। पूर्वांचल का माफिया डॉन कहा जाने वाला पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड का आज तीसरा दिन है। आज भी ईडी की टीम सुबह से ही मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आज तीसरे दिन ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से सुबह 5 बजे से ही पूछताछ शुरू कर दी थी। जो पहले राउंड की पूछताछ है वो दोपहर करीब 12 बजे तक चली है। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से आज खास तौर पर उसकी विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी हासिल की है। मुख्तार अंसारी से ये पूछा है कि उसने किन किन खाड़ी देशों की यात्राएं की थी। विदेश यात्राओं के अलावा ईडी ने गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर भी मुख्तार अंसारी से सवाल किए। साथ ही पूछा एफसीआई को गोदाम देने के मामले में मुख्तार अंसारी के परिवार का ही सिंगल टेंडर क्यों पड़ा था, क्या कोई मिलीभगत की गई? माना जा रहा है कि मुख्तार से मिली जानकारी के आधार पर ईडी की टीम जल्द ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अफसरों को समन जारी कर सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन टिकट के लिए दावेदारों ने अपनी रेस तेज कर दी है। इस बीच सपा ने बड़ी सेंधमारी का प्लान तैयार किया है। कानपुर से भाजपा को अकेले महापौर के पद के लिए 100 आवेदन मिले हैं। ऐसे में भाजपा के कई दावेदारों पर सपा अपनी नजर बनाए हुए है। सपा की कोशिश मौका देखकर भाजपा के संभावित बागियों को अपनी तरफ से मैदान में उतारने की है। तो वहीं आगरा और मेरठ में भी दिलचस्प गहमा गहमी दिख रही है। यहां भी भाजपा और सपा गठबंधन के दफ्तर में दावेदारों की लंबी लाइन नजर आ रही है। $762 निकाय, 13,965 वार्ड और हर निकाय हर वार्ड में दावेदारों की लंबी लाइन राजनीतिक दलों के सामने बड़ा सवाल लेकर आई है कि किसको बनाएं उम्मीदवार और किसके आवेदन को करें दरकिनार। सवाल बगावत का है। हर बदलते दिन के साथ कानपुर में भाजपा दफ्तर में दावेदारों की लाइन बढ़ती जा रही है। मौजूदा महापौर प्रमिला पांडे की टिकट की दावेदारी ने टिकट की ख्वाहिश पाले दूसरे दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। तो भाजपा के सामने बड़ी टेंशन है, क्योंकि अकेले महापौर की सीट के लिए ही दावेदारों की लिस्ट 100 के आंकड़े को पार कर गई है। माना जा रहा है कि टिकट न मिलने पर कई दावेदार बगावत का बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। निकाय चुनाव में मेयर के पद के लिए देखा जाए तो कानपुर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हमेशा से लड़ाई देखने को मिली है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कुछ इस तरह से सियासी रणनीति बना रही है कि जो विरोधी वोट मिला था पिछली बार तीनों पार्टियों को, यानी कांग्रेस को, बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को, उसको इकट्ठा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती पेश की जाए। समाजवादी पार्टी इस मामले में बहुत पैनी निगाह बनाए हुए है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में मेयर के 100 के करीब दावेदार आ गए हैं। भाजपा जरूर कह रही है कि किसी एक को टिकट मिलने पर बाकी 99 दावेदार साथ खड़े होंगे, लेकिन सपा की रणनीति भाजपा का तनाव बढ़ाने वाली है। सपा की नजर भाजपा के दावेदारों पर है। कहा जा रहा है कि सपा भाजपा के अंदर भीतरघात होने पर फायदा उठाने के मूड में है। मेयर के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। नगर निकाय चुनाव के हम लोगों ने आवेदन ले लिए हैं, सारे वार्डों की तैयारी कर ली है। जहाँ तक मेयर का सवाल है तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का जो रुख होगा उसको देख रहे हैं। और वहाँ से बहुत सारे नाम चर्चा में आते हैं, तो हम हर नाम के उलट एक नाम अपने पास तैयार कर लेते हैं कि अगर ये आएगा तो क्या करेंगे। ये तो रणनीति हम लोगों ने तैयार कर रखी है, चूँकि उनका सिटिंग है तो उनको डिसीजन पहले लेना है और हम भी तैयारी पूरी करके चल रहे हैं। हम अपने प्रत्याशी तैयार करके जैसे ही उनका प्रत्याशी घोषित होगा तत्काल हम काउंटर पे अपना प्रत्याशी देंगे। आगरा में भी भाजपा के सामने कमोबेश यही स्थिति है। टिकट के लिए दावेदारों की लाइन लंबी होती जा रही है। इस बीच भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें तय किया जाना है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव के संबंध में अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। नगर प्रमुख से लेकर सभासदों तक हमारे वार्डों के पैनल तक तैयार हैं। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रक्रिया अभी रोकी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में चुनाव जीतने जा रही है। आगरा के 100 वार्ड के लिए सपा को अब तक 600 आवेदन मिल चुके हैं। महापौर पद के लिए 12 से 13 आवेदन मिले हैं, जिस पर आगरा में सपा की महानगर कमेटी मंथन कर रही है। मंथन के बाद सभी आवेदनों को पार्टी नेतृत्व को भेजा जाएगा। दावा है कि इस बार के नतीजे सपा के पक्ष में होंगे। देखिए, जहाँ तक मेयर की सीट का सवाल है, हमारे यहाँ ऐसी महिला है, उसके लिए हमारे पास 12-13 आवेदन आ चुके हैं। पार्षद हमारे यहाँ 100 वार्ड है आगरा में, उसमें भी हम पे 550-600 फार्म अभी तक आ चुके हैं। हम 3 महीने से संगठन तैयारी कर रहा है, हर वार्ड में क्या स्थिति है, किस वार्ड की क्या समस्या है। जगह जगह अलग अलग तरह की समस्या है। कहीं नाले खड़ंजे नहीं हैं, कहीं गंदगी का माल लगा है, कहीं नाले चौक हैं। इधर मेरठ में भाजपा और सपा गठबंधन रणनीति के मोर्चे पर लगातार मंथन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। भाजपा की कोशिश इस बार मेरठ नगर निगम में भगवा झंडा लहराने की है। मेरठ में भाजपा के सामने सपा गठबंधन की रणनीति मुश्किल का सबब बन सकती है। दरअसल मेरठ में रालोद आवारा पशुओं के मुद्दे को हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। और ये मुद्दा अभी भी अब 18 तारीख को शामली और वहाँ पे मीटिंग है। अभी शामली के चुनाव के बाद में 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी वहाँ पर आ रहे हैं, तो ये मुद्दा तब भी उठेगा, उसमें भी उठेगा। वो तो धन्यवाद रैली चुनाव की, लेकिन वहाँ भी ये मुद्दा उठेगा। और जहाँ भी अब कार्यक्रम हैं, ये मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े तौर पे, बड़े स्तर पे इस मुद्दे को आम गांव की समस्या मानते हुए इसको उठाएंगे। और इसके दरअसल नगर निगम के साथ नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हमेशा से बड़े रहे हैं और अब रालोद उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश में है, जो कि भाजपा की राह में रोड़ा बन सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी, आगरा से नितिन उपाध्याय और मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।